हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में एक आपका महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है संस्कृत, उसी का फुल सिलेबस को अच्छी तरह से डिटेल के साथ देखने वाले हैं। आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में बताएंगे कि कहां से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ग्रामर का कितना रोल है, आपके बुक पर्सन से कितने क्वेश्चंस आती हैं, बुक में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये सारा चीज हम लोग डिटेल के साथ देखने वाले प्यारे बच्चों। और बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी क्लास यानी कि क्लासेस हो रही है आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और जल्दी से शेयर भी कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखना शुरू करते हैं एक एक चीज को। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि प्यारे बच्चों, अगर आपको पूछा जाए कि मैट्रिक परीक्षा में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे फुल मार्क्स यानी कि लगभग लगभग 98-99 के आसपास या फिर 100% लाया जा सकता है, तो वो है आपका संस्कृत विषय और साथ साथ में जो है उर्दू है, और फिर उसके बाद जो है इसके साथ साथ जो हिंदी है, हिंदी की जो पुस्तक है, और नॉन हिंदी है ना। तो ये जो है प्रमुख रूप से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर फुल मार्क्स लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मार्क्स यानी कि अंक काटने की संभावना बहुत कम होती है और पूरा पूरा यहाँ पर मार्क्स आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर प्रमुख रूप से संस्कृत के फुल सिलेबस को देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले समझते हैं पैटर्न को। तो आपका जो एग्जाम है वो कितने घंटे का होता है? 3 घंटा का होता है और 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए देते हैं। तो इसलिए 3 घंटा 15 मिनट का हो गया। यहाँ पर बात करते हैं कितने मार्क्स का है। फुल मार्क्स आपका होता है ये 100 का। ये आपका प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं है। प्रैक्टिकल वाला विषय जो है आपका मैट्रिक में कौन कौन सा है, तो एक है साइंस और एक है आपका सोशल साइंस, उसमें 80-80 होता है। लेकिन यहाँ पर ये फुल मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। पासिंग मार्क्स यानी कि कितने मार्क्स लाने पर आप जो है पास कर जाएंगे, तो 30 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, अन्यथा फिर फेल हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पेपर में आपको 2 तरह की चीज देखने के लिए मिलेगा। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव होंगे और एक सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें से आपको 50 सब्जेक्ट यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, यानी कि 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है 100 में से, ठीक। तो यहाँ पर 50 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से 50 मार्क्स का आंसर देना है। तो यहाँ पर 50 मार्क्स हो गए सब्जेक्टिव और 50 हो गए ऑब्जेक्टिव, दोनों मिलाकर के हो जाएगा हमारा 100 मार्क्स का, ठीक है। आगे बात करते हैं हमें अब कौन कौन सी चीजें पढ़ना है इसके लिए। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर बनता है 2 मेन चीजों से मिलकर के बनेगा। एक तो होगा यहाँ पर प्रॉपर जो संस्कृत की पुस्तक है ना, संस्कृत की जो बुक है वो बुक हो जाएगा यहाँ पर पहला, है ना। और यहाँ पर हमें प्रमुख रूप से कौन सी पुस्तक पढ़नी है, वो पुस्तक पढ़नी है पीयूषम। कौन सी पुस्तक प्यारे बच्चों? तो वो है आपका पीयूषम। इस संस्कृत की किताब को पढ़ना है अच्छी तरह से। और उसके बाद ग्रामर पोर्शन की बात किया है तो यहाँ पर आपको ग्रामर पोर्शन यानी कि एक होगा ग्रामर, एक होगा संस्कृत। तो ग्रामर में आपके लिए एक व्याकरण आता है संस्कृत का बहुत अच्छा वाला, सहचर नाम है, ये आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, ये आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक। बात की जाए तो संस्कृत से कितना आपको क्वेश्चन आएगा, तो बुक पोर्शन से कितना किताब क्वेश्चन आएगा, तो आपको लगभग 45 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन से कितना आता है, तो ग्रामर पोर्शन से आपको यानी कि 55 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा क्वेश्चन आपको वेटेज अच्छा खासा है व्याकरण से, तो इसलिए संस्कृत व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। आओ एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सा से कितना कितना पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामर से ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको ऊपर रखा है। और इसमें से आपको 55 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। 55 मार्क्स का जो बुक पोर्शन होता है, बुक से आपको 14 चैप्टर्स हैं, उसको पढ़ेंगे तो उससे आपको 45 मार्क्स, दोनों को जोड़ेंगे तो 55 और 45 मिलके कितना हो जाएगा टोटल। तो जो टोटल है वो आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स का, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बात करते हैं। अब हमें जो है सबसे पहले बुक को देखते हैं, फिर उसके बाद ग्रामर पोर्शन को देखेंगे। तो हमें जो है संस्कृत की जो बुक है, उसमें संस्कृत की जो पुस्तक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो संस्कृत के ऑल चैप्टर्स यानी कि इसमें टोटल हमें 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 14 जो टोटल जो है चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट, इन सबको पढ़ना है। पहला चैप्टर होगा आपका मंगलम, है ना। पहला चैप्टर क्या है? मंगलम। यहां पर हम लोग प्रमुख रूप से बात करेंगे प्यारे बच्चों उपनिषदों में जो भी ज्ञान दिया गया है उसके बारे में वर्णन करेंगे, और प्रमुख रूप से 5 मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। 5 मंत्र जो उसमें उल्लेख किए गए उसी का वर्णन करेंगे। और साथ साथ में ये लिखने वाले मंगलम, ये उपनिषद जो लिखने वाले हैं वेद व्यास, है ना, उस सब के बारे में अच्छी तरह से चर्चा किया जाएगा। उपनिषद का मतलब पूछा जाता है बार बार, तो वो चीज बताएंगे अच्छी तरह से। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, है ना। फिर दूसरा चैप्टर होगा पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र यानी कि ये जो है प्रमुख रूप से पटना का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है पटना का, ठीक है।
तो पाटलिपुत्र वैभवम यानी कि पाटलिपुत्र का प्रमुख रूप से क्या है, उसका वर्णन किया गया है इस चैप्टर में, उसकी जो है गौरव गाथा गाई गई है। ठीक, फिर तीसरा हमारा चैप्टर होगा अलस कथा। अलस कथा यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है 4 आलसी व्यक्ति के बारे में है ना, आलसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है और यहाँ पर सीख दिया गया है इस चैप्टर में कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद अगला चैप्टर होगा हमारा 5वां नंबर का संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक, फिर उसके बाद 5वां हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, 5वां आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत महिमा, यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर में क्या किया गया है, भारत की गौरव गाथा गाई गई है ना, भारत का वर्णन किया गया है, महिमा मंडन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए क्या है, इच्छुक है। वो भी चाहते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हो, भारत देश, भारत जैसे ये सोने की चिड़िया जैसे देश में हो। यहाँ पर गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, गांधी जी जैसा इतने बड़े बड़े महान महान व्यक्ति आए हैं, तो इसलिए देवता भी चाहते हैं कि मेरा जन्म भारत में हो, है ना। इसके बारे में बात करने के बाद फिर होगा भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा यानी कि भारतीय संस्कारों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर चर्चा होगा भारत के जो 16 संस्कार हैं, कौन कौन से उपनयन संस्कार, यानी कि सारा का सारा एक तरफ से यहाँ पर चर्चा किया जाएगा, है ना। फिर होगा हमारा नीति सलोका, यानी कि नीति सलोका मतलब कि यहाँ पर क्या सिखाया जाएगा, कैरेक्टर, नीति के बारे में चर्चा किया जाएगा कि आपकी नीति कैसी होनी चाहिए, आपके विचार कैसे होने चाहिए, आपके आचरण कैसे होने चाहिए। फिर होगा हमारा कर्मवीर कथा, है ना, यहाँ पर कर्मवीर के बारे में, कर्मवीर कथा के बारे में यहाँ पर प्रमुख रूप से एक कर्मवीर व्यक्ति के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। फिर हमारा 9वां चैप्टर होगा स्वामी दयानंद, समाज की स्थापना भी करता है ना, तो इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल के साथ चर्चा किया जाएगा। फिर होगा हमारा मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी एक नदी है, आपका रिवर है, मंदाकिनी नदी का वर्णनम, उसका वर्णन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जब भगवान राम क्या वनवास पर गए माता सीता के साथ, तो प्रमुख रूप से उस टाइम पीरियड में मंदाकिनी नदी के किनारे ठहरे थे, तो उस टाइम पीरियड का इसमें क्या गया है वर्णन किया गया है। फिर हमारा है अगला 11वें नंबर का व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा यानी कि यहाँ पर व्याघ्र मतलब कि बाघ और पथिक यानी पथिक मतलब होता है राहगीर, यानी कि एक बाघ और एक राहगीर की कथा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट के साथ चर्चा करेंगे। फिर होगा हमारा कर्णस्य दानवीरता। दानवीरता मतलब कि होता है दान देने वाला, यानी कि निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, असहाय लोगों को, है ना, उन लोगों को क्या करना, दान देना। कौन, कर्णस्य यानी कि जो कर्ण है ना, कर्ण, तो इसको दानवीरा कहा गया है, तो इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। फिर 13वां नंबर का चैप्टर होगा हमारा विश्व शांति, है ना, कैसे विश्व लेवल पर शांति स्थापित हो, उसके बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट हमारा चैप्टर होगा शास्त्रकारा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल के टोटल 14 चैप्टर्स हैं। इन अगर 14 चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, आसानी से 45 यानी कि 45 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, बात करते हैं अब हम लोग ग्रामर पोर्शन की। तो ग्रामर जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत ग्रामर है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इसका वेटेज है, 55 मार्क्स का लगभग आपको क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इसलिए इसको आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो पहला हमारा टॉपिक होगा ग्रामर में लिंग, फिर होगा पुरुष, फिर होगा वचन। वही सारे टॉपिक्स होंगे जो आप सरल हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे, वही सारी टॉपिक्स को सिर्फ यहाँ पर संस्कृत के रूप में पढ़ेंगे। फिर होगा हमारा शब्द रूप, यहाँ पर लकार के बारे में, है ना, लकार के बारे में बात करेंगे। फिर होगा हमारा कारक रूपावली के बारे में बात करेंगे, कारक क्या होता है, कारक रूपावली के बारे में, फिर समास के बारे में, इसके प्रकार के बारे में। फिर हमारा 5वां नंबर का टॉपिक होगा संधि, और संधि के बाद हमारा हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। ये हमारा 5 से 6 टॉपिक्स, हो सकता है कि एक आध और टॉपिक्स बढ़ा देंगे, तो 6-7 टॉपिक में हमारा ये व्याकरण समाप्त हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा लास्ट होगा बच्चों, लास्ट होगा हमारा ये जो है बुक, यानी कि बुक पोर्शन से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं किस प्रकार से आते हैं, ये जरूरी है समझना आपको। ठीक है, तो बुक पोर्शन से जो आएगा सबसे पहले आएगा गद्यांश, है ना। गद्यांश आपको 2 आते हैं, एक आते हैं 7 अंक का, एक आते हैं 6 अंक का, 7 और 6 13 अंक का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अनुच्छेद एक आता है, अनुच्छेद यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, अनुच्छेद यानी कि निबंध, है ना, निबंध, इसको बोलते हैं एस्से, है ना, निबंध लिखना पड़ता है, तो ये 7 अंक का होता है ना। जिस प्रकार से आप निबंध हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर संस्कृत में होगा। फिर होगा हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारा 2 जो है प्रमुख रूप से 4 दूना 8 अंक का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि यहाँ पर आपका 4-4 मार्क्स का। ठीक,
फिर उसके बाद हमारा होगा क्या, उसके बाद हमारा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे 8 होंगे, 8 दूना 16 है ना, 16 मार्क्स का हमारा 16 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। फिर उसके बाद हमको अनुवाद करना है, अनुवाद के लिए 6 अंक का 6 मार्क्स का क्वेश्चन अनुवाद के लिए, ट्रांसलेशन के लिए आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, जोड़िए तो एक तरफ से सारी चीजों को अगर सही से जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा हमारा बुक पोर्शन से, है ना। कितना, 13 हो गया, 13 और 7 20 हो गया, 20 और 8 28 हो गया, 28 और 16 तो कितना होता है, 28 और 16 44 और 6 50 है ना। 50 मार्क्स का हम लोग यहाँ पर जोड़ करके चल रहे हैं सारा चीज, तो 50 हो गया हमारा क्या। फिर उसके बाद हमारा संस्कृत बुक, हमें क्या पढ़ना है, लास्ट हमारा ये टॉपिक है आज की इसका, कि हमें संस्कृत के लिए आपको बुक पढ़नी है, बुक लेनी है कौन सी, पीयूषम, ठीक है। ये पीयूषम लेंगे तो उसमें सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, सारा कुछ वहीं से आपका हो जाएगा, ठीक। आपको जो भी क्लास कराएंगे बस उसको ध्यान पूर्वक सही से सुनना है, जो अर्थ बताएंगे, जो चीज बताएंगे, इंपॉर्टेंट कैसे पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि संस्कृत का थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ रहता है, ठीक है, तो बता देंगे। संस्कृत ग्रामर के लिए आपको कौन सी पुस्तक लेनी है, सहचर नाम का जो पुस्तक आता है संस्कृत व्याकरण, वो लेना है आपको। ये 2 पुस्तक लेंगे और साथ साथ में एक प्लस कर देंगे अपना नोट कॉपी, है ना, बढ़िया तरीके का नोट कॉपी ले लेंगे, जिसमें आप लोग क्या करेंगे, अपना नोट्स बना लेंगे। अब नोट्स के लिए क्या है, तो ये आपको पीडीएफ मिलेगा, जो हम लोग पढ़ाएंगे ना, ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, तो ये पीडीएफ मिलेगा आपको तनु क्लासेस ऐप में, है ना। एक ऐप है आपका तनु क्लासेस, है ना। तो तनु क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर सारा पीडीएफ फ्री में दिया जा रहा है आपको। जो केमिस्ट्री पढ़ाया गया है, मैथ पढ़ाया गया, उसका पीडीएफ ऑलरेडी दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। आई थिंक कि सारी मोटी मोटी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर किसी प्रकार की अब हमको नहीं लगता कि समस्या होगा, है ना। ये सारे चीज अपना माइंड में फिट कर लीजिए, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। जहां ध्यान रखिएगा, संस्कृत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है ना। ऐसा नहीं कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का पूछा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछ लेगा, वैसा कुछ नहीं है। हमने आपको दिखा दिया, अनुच्छेद, पत्र लेखन, सारी चीजें दिखा दिया अच्छी तरह से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई थिंक कि सारी चीजें बढ़िया से समझ में आ गया है, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मंगलम, है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग मंगलम चैप्टर का अध्ययन शुरू करेंगे। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।